हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। फ्रेंड्स, आज हम अपनी एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का लेक्चर 5 शुरू करने जा रहे हैं। आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम इसमें एचएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको अपने सिलेबस की रिवीजन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following leaders founded the revolutionary organization अभिनव भारत सोसाइटी? आपने बताना है अभिनव भारत सोसाइटी कौन से लीडर ने बनाई थी। हमारे पास ऑप्शंस हैं भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बरिंदर कुमार घोष, पुलीन बिहारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए फ्रेंड्स, अभिनव भारत सोसाइटी की डिटेल डिस्कस करते हैं। 1899 में सावरकर और उनके भाई ने मिलके मित्र मेला नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। और ये कहाँ पे बनाई गई थी? नासिक, महाराष्ट्र में। और फिर बाद में 1904 में इसे अभिनव भारत में मर्ज कर दिया गया था। मीन्स इसका नाम अभिनव भारत रखा गया था। और अभिनव भारत किसके बेसिस पे रखा गया था? इसे मैजिनी की यंग इटली के नाम पे रखा गया था। मैजिनी इटालियन पॉलिटिशियन एंड एक्टिविस्ट थे जो कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए उन्होंने यंग इटली मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था। तो इसी से इंस्पायर होके विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला का नाम अभिनव भारत रखा। और ये जो अभिनव भारत सोसाइटी थी, ये ब्रिटिशर्स को आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू कंट्री से बाहर निकालना चाहती थी। सो फ्रेंड्स, आप मित्र मेला का नाम भी याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद। आपने बताना है ये स्टेटमेंट वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट किसने कही थी। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, थॉर्नबेट, कूपन, रेवर्थ या फिर स्टैम्प। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कूपन। कूपन के अकॉर्डिंग वेजिटेशन एंड क्लाइमेट में क्लोज रिलेशनशिप है। उसने टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन की कुछ वैल्यूज सिलेक्ट की और उन्हें वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेट किया और इन वैल्यूज के बेस पे क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया। उसने मेनली 5 मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स में इंडिया को डिवाइड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपने ये जो दिए गए हैं नीचे क्वेश्चंस, उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। हंटर कमीशन, सेडलर कमीशन, वुड्स डिस्पैच, सार्जेंट प्लान। तो चेक करते हैं ये कमीशंस कब कब आए थे। हंटर कमीशन की जो डेट है वो है 1882-83 में। सैडलर कमीशन 1917-19 में। वुड्स डिस्पैच 1854 में। सार्जेंट प्लान 1944 में। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले 1854 में सी वुड्स डिस्पैच, उसके बाद हंटर कमीशन सेकेंड नंबर पे, देन सेडलर कमीशन एंड देन सार्जेंट प्लान। तो ये हमारा ऑप्शन बन गया सी, ए, बी, डी। दिस इज फोर्थ ऑप्शन। चलिए ब्रीफली डिस्कस करते हैं हंटर कमीशन, सेडलर, वुड्स डिस्पैच एंड सार्जेंट प्लान। फर्स्ट देखते हैं हंटर कमीशन। इससे पहले जो एजुकेशन को लेके स्कीम्स आई थी उनमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को निग्लेक्ट किया गया था। तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन की प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन अपॉइंट किया था और इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर थी। अब देखते हैं सेडलर कमीशन। इस कमीशन को बेसिकली कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स पर रिपोर्ट बनाने के लिए सेटअप किया गया था, बट जो इसकी रिकमेंडेशन थी वो सभी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई की गई थी। देन इज द वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच बहुत फेमस है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। इसकी जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो मास एजुकेशन को लेके थी और इसने बोला था कि स्कूल लेवल पे वर्नाक्यूलर लैंग्वेज यूज होनी चाहिए एंड हायर स्टडीज के लिए
इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा इसने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सेकुलर एजुकेशन की बात करी थी। अब लास्ट देखते हैं सार्जेंट प्लान। इसको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रिपेयर किया गया था और ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था। इसका मेन एम था कि 40 इयर्स के अंदर अंदर जैसे इंग्लैंड में एजुकेशन का लेवल है वैसे इंडिया में भी लेके आना है। देखने में यह जो प्लान था वो बहुत अच्छा था, लेकिन एक्चुअल में इसके लिए कोई भी मेथोडोलॉजी प्रिपेयर नहीं की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? आपने इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल को बताना है। ऑप्शंस है जॉग फॉल, कुंचिकल फॉल, रकीमकुंड फॉल या क्योटी फॉल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुंचिकल फॉल। अगर हम वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो है 455 मीटर, जो कि इंडिया के सारे वाटरफॉल में से सबसे ज्यादा है। तो ये फॉल कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। और इस वाटरफॉल का सोर्स क्या है? वराही रिवर। और जब ये डाउन कोर्स जाती है रिवर तो इसे हेलाजी रिवर या फिर हेल्दी रिवर भी बोलते हैं। चलिए बाकी के फॉल्स भी देख लेते हैं। जॉग फॉल कहाँ पे है? जॉग फॉल भी कर्नाटका में है और ये कौन सी रिवर पे है? शरावती रिवर पे है। देन रकीमकुंड फॉल, ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। और कौन सी रिवर पे है? इसे गे घाट या फिर गेग रिवर भी बोलते हैं। लास्ट वन इज क्योटी फॉल, ये कहाँ पे है? एमपी में है, महाना रिवर पे, जो कि टॉन्स की ट्रिब्यूटरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? आपने बताना इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं किसके बारे में पूछा गया हुआ है। ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में डिस्कशन हो रही है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लैक सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्लैक सॉइल के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेमस है रेगड सॉइल के नेम से। रेगड वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये तेलुगु वर्ड रेगुड़ा से लिया गया है। सेकेंड इज ये ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी बहुत फेमस है, बिकॉज कॉटन की ग्रोथ के लिए ये सॉइल बहुत ज्यादा फेवरेबल है। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट व्यूज दिए हैं। उसमें से जो क्रिब्स का व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अकॉर्डिंग जो रेगर सॉइल है वो इसेंशियली मिच्योर सॉइल है और यह रिलीफ एंड क्लाइमेट के कारण प्रोड्यूस हुई है, ना कि एक पर्टिकुलर रॉक की वजह से। इसके अलावा डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू इसका जो ब्लैक कलर है उसका रीजन प्रेजेंस ऑफ टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, आयरन एंड पेरेंट रॉक में ब्लैक कंपोजिशन का होना है। अब देखते हैं ये सॉइल किस किस चीज में रिच होती है। इसमें आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा होता है। और डेफिशिएंसी किस किस की होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर में। फ्रेंड्स ये भी आपने याद रखना है बिकॉज क्वेश्चन इसमें से भी पूछते हैं। देन इसके और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखिए तो ये सॉइल जो है वो मेनली कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र, एमपी, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब वेट सीजन होता है तो ये सॉइल स्वेल हो जाती है और स्टिकी हो जाती है और इस कंडीशन में वर्क करना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है और जो फ्लो है वो मड के अंदर ही स्टक हो जाता है। बट समर सीजन में क्या होता है, ये जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट कर जाता है और सॉइल श्रिंक हो जाती है। और जब श्रिंक होती है तो इसमें क्रैक्स दिखाई देते हैं और इस क्रैक्स के थ्रू क्या होता है, इस सॉइल की ऑक्सीजनेशन हो जाती है और जो ऑक्सीजन लेवल वो नीचे तक पहुंच जाता है इसकी रूट तक और इस सॉइल की फर्टिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है। सो बिकॉज इसकी फर्टिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है तो इस सॉइल को काफी सारी क्रॉप जैसे कि कॉटन, टोबैको, सनफ्लावर एटसेट्रा कल्टीवेट करने में यूज किया जाता है। चलिए अब इसके आंसर ढूंढते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक सॉइल इज लोकली कॉल्ड रेगड सॉइल। यस, दिस इज करेक्ट, हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू क्रेब्स रेगड सॉइल इज इसेंशियली अ मैच्योर सॉइल। यस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ब्लैक सॉइल आर हाईली रिटेंटिव टू मॉइस्चर। यस, ये मॉइस्चर को अपने अंदर रखती है। देन डी पार्ट इज ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन हिमालय रीजन। तो हमने ये कहीं डिस्कस नहीं किया कि हिमालय रीजन में फाउंड होती है। ये बेसिकली कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मीन्स सदर्न वाले एरिया में। तो ये वाली ऑप्शन गलत है, मीन्स दिस इज आवर आंसर डी, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन हिमालय रीजन। फ्रेंड्स, इसके सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से कीजिए। इसमें से अलग अलग टाइप से अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको लर्न करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा इज फॉर्म्ड। डेल्टा की डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो आपने ये बताना है जो बर्ड फुट टाइप का डेल्टा होता है वो इनमें से कौन सी रिवर का है। तो इन ऑप्शंस में से जो इसका आंसर है वो है मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर का बर्ड फुट टाइप का डेल्टा होता है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना सारा का सारा वाटर डाल देती है। नाइल रिवर का भी डेल्टा फेमस है, ये इसका आर्क्यूएट डेल्टा कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन। काफी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है। आपको बताना है मैकमोहन लाइंस कौन से दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो आई थिंक सबको इसका आंसर आता होता है। इसका आंसर क्या है? इंडिया एंड चाइना। चलिए छोटी सी इसकी ब्रीफ डिस्कशन भी कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या था, ये जो लाइन थी ये तिब्बत एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन के बीच में बनी थी। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में शिमला कन्वेंशन के टाइम पे प्रिपेयर हुई थी। और ये किन किन के बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स एंड तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव के बीच में हुई थी। और फिर मैकमोहन के नाम पे ही इस लाइन का नाम मैकमोहन लाइन रख दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which geosynchronous satellite launch vehicle GSLV was used by ISRO to launch Chandrayaan-2 spacecraft? आपने बताना है चंद्रयान 2 लॉन्च करने के लिए कौन से रॉकेट, कौन से GSLV का यूज किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, GSLV MK3 M1। चंद्रयान 2 जो है वो इसरो का सेकेंड ल्यूनार मिशन है। फर्स्ट चंद्रयान फर्स्ट पर था और चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर है। जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान को संस्कृत का वर्ड है, इसको बोलते हैं विजडम। तो फ्रेंड्स लैंडर और रोवर का भी नाम याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे GSLV से लॉन्च किया गया है, लेकिन अगर हम चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो उसे PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स PSLV एंड GSLV की डिफरेंसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इसका डिफरेंस नहीं पता है तो आप उस वाली वीडियो में से देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज व्हाइट ब्लड? आपने बताना है इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म का व्हाइट ब्लड होता है। तो फ्रेंड्स इसमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से हमारा जो आंसर है वो है बी, कॉकरोच। एक्चुअल में क्या होता है, जो कॉकरोच होता है उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपने बताना है कौन से करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, उसको हार्मोन के साथ किया हुआ है। सेकेंड इज एस्पार्टेम जो कि एक सिंथेटिक स्वीटनर है। नियोप्रीन स्पेशलाइज्ड रबर, रियोन मॉडिफाइड स्टार्च। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? इसका आंसर है डी, रियोन मॉडिफाइड स्टार्च। रियोन क्या है? रियोन मैनमेड आर्टिफिशियल सिल्क है जिसे वुड पल्प और कॉटन से ऑब्टेन सेलुलोज से बनाया जाता है। सो इट इज रीजनरेटेड एज सेलुलोज फाइबर, not the modified starch. So our answer is option D, rayon is not the modified starch, it is
सेलुलोज फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। हमने ऐसी एग्जाम्पल बतानी है इनमें से जो कि एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करती है। हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइकन्स, मिथाइल मरकरी, रोज प्लांट या फिर सनफ्लावर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए लाइकन्स। लाइकन्स के बारे में डिटेल में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने इसको LAF से याद किया था। लाइकन्स इसमें क्या क्या होते हैं, एल्गे एंड फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो इन दोनों के बीच में होता क्या है, म्यूचुअलिज्म होता है, दोनों को बेनिफिट मिलता है। एल्गे क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, और फंगाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा की, और ये एल्गे को प्रोवाइड करता है और एल्गे फूड फंगाई को देता है। और इसमें होता क्या है, जब फंगाई वाटर, मिनरल एक्सेट्रा एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ वो एयर पोल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और लाइकेंस की जो सेंसिटिव स्पीसीज होती हैं उनमें हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। और ये चेंजेस क्यों आ जाते हैं, बिकॉज इनमें जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, उनकी क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि जो क्लोरोफिल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और एल्गी जो है फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो लाइकेन के ऊपर देखने को मिलता है। सो ये क्या इंडिकेट करता है, एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। अगर उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं इट मींस वहां पे पोल्यूशन लेवल हाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी इजी क्वेश्चन। The first UT of India to run 100% on solar energy। उस UT का नाम बताना है जो 100% सोलर एनर्जी पे रन कर रही है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, दीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑथर ऑफ बुकर प्राइज विनर बुक गर्ल विमेन अदर इज। आपने गर्ल वुमेन अदर बुक के ऑथर का नेम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बर्नार्डिन इवरिस्टो। ये एक ब्रिटिश ऑथर है और ये बुक 2019 में पब्लिश हुई थी बाय द हमीश हैमिल्टन पब्लिशर्स। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India's first national maritime heritage museum will be set up at the ancient site of Lothal located in। फ्रेंड्स अगर एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़िए तो ये वहीं से हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, बिकॉज लोथल जो है कहाँ पे है, गुजरात में। इसका जो आंसर है गुजरात है। इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम है कहाँ पे बना है, गुजरात में बना है। तो ये जो म्यूजियम है ये इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर की तरह काम करेगा। इसमें आर्कियोलॉजी ऑफ बॉट बिल्डिंग, मैरिटाइम हिस्ट्री की रिकंस्ट्रक्शन एंड मैरिटाइम ट्रेड कैसे होता था, इन सब के ऊपर रिसर्च वर्क किया जाएगा। लोथल क्या है, लोथल IBC की एंशियंट सिटी है और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ के डॉकयार्ड के लिए। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है एग्जाम में UPSC में, इसको भी अच्छे से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the chief of Hindur at the time of तैमूर's invasion? तिमूर के इन्वेजन के टाइम पे हिंदूर का राजा कौन था? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजा आलमचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which राजा of स्पीति invaded कुल्लू and made it a tributary? स्पीति के कौन से राजा ने कुल्लू पे आक्रमण किया था और इसे अपना करदाता बना लिया था? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजेंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज सरयान शर्मा वाटरशेड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, सोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन रेसलर who won the 2019 Junior Freestyle Wrestler of the Year by United World Wrestling। United World Wrestling के द्वारा जूनियर फ्रीस्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर कौन से इंडियन रेसलर को दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, दीपक पुनिया। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंडियन पॉलिटिशियन हु वन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। आपने बताना है किस इंडियन पॉलिटिशियन ने एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बुक लिखी है, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 भी मिला है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शशि थरूर। फ्रेंड्स, एक ना एक बुक जरूर पूछते हैं एग्जाम में, तो ये लास्ट ईयर की इंपॉर्टेंट बुक में से एक है। हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियोस में ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which country has announced its first edition of Gandhi Citizenship Education Prize to Animal Welfare to perpetuate महात्मा गांधी's ideals? कौन से कंट्री ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज अनाउंस किया है एनिमल वेलफेयर के लिए, और ये इसका फर्स्ट एडिशन है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, पोर्तुगल। पोर्तुगल के जो पीएम है एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने इस प्राइज को अनाउंस किया है और इनको गांधी ऑफ लिस्बन बोला जाता है। लिस्बन पोर्तुगल की कैपिटल है। इन्हें गांधी ऑफ लिस्बन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनकी जो वर्क है गांधी के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, और ये प्राइज एवरी ईयर दिया जाएगा। और इसका जो फर्स्ट प्राइज है वो एनिमल वेलफेयर के लिए दिया गया है बिकॉज गांधी जी का मानना था कि किसी कंट्री की ग्रेटनेस डिपेंड करती है वहाँ के एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए ये प्राइज अभी एनिमल वेलफेयर के लिए दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।